बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग जहां होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। वेकअप पाकिस्तान के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सना हारून। मेरे साथ मौजूद है रोहेल। कैसे हैं रोहेल आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आपकी तबीयत कैसी है पहले तो ये बस बताइए। तबीयत सही है। आपको पता है कराची है, कराची का वेदर इतना ज़्यादा जो है आप उसको सोच नहीं सकते कि सुबह अगर मौसम गर्म है, रात में हवा चल रही है और वो हवा इतनी ख़तरनाक है कि अचानक से आपकी तबीयत ख़राब होगी, आपको टेम्परेचर फील होगा, उसके अलावा आपका गला भी ख़राब हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ज़िंदगी के साथ साथ हैं और सब लोग अफेक्ट हो रहे हैं। हम यही सबसे कहते हैं कि रोज़ सुबह अपना ख्याल रखें, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए और अवॉइड कीजिए गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलना। लेकिन सना ज़रूरी भी है, लोग घरों से बाहर निकलते हैं, शादियाँ चल रही हैं ख़ानदानों बिल्कुल में, तकरीबात हैं, आना जाना है, कारोबार है, नौकरियाँ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, लोगों को तो निकलना पड़ेगा। बिल्कुल निकलना पड़ेगा। और फिर जब वीकेंड्स आते हैं तो उसमें फिर लोग एंजॉय भी कर रहे होते हैं, वेदर को एंजॉय कर रहे होते हैं। क्योंकि स्पेशली अगर कराची शहर की बात की जाए तो यहाँ पे तो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब विंटर सीज़न स्टार्ट हो और हम यहाँ की सर्दियों को एंजॉय करें। ऑल दो कि यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तो वो कराची वालों से बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि हम यूज़ टू नहीं हैं। तो फिर सर्दी की आमद के साथ साथ फिर जैसा कि अभी रोहिल ने भी कहा कि बीमारी भी साथ साथ आती हैं। स्पेशली सीज़न के स्टार्ट में मेरा अपना एनालिसिस किया और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि अगर सीज़न के स्टार्ट में एक बार आपको फ्लू हो जाए या कफ हो जाए, वो पूरा सीज़न आपका जो है वो ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। और मेरे साथ भी यही मसला हुआ हुआ है कि वो जो कफ है वो जाने का नाम नहीं ले रही है। दुनिया जहाँ के टोटके कर लिए, मेडिसिन ले ली, लेकिन बहरहाल सीज़न का असर है। सीज़न जैसे ही नॉर्मल होगा तो ये सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह ठीक ठाक हो जाएंगी। तो बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और शामिल करते हैं अपनी पहली स्टोरी। जी, क्या है पहली स्टोरी? पहली स्टोरी ये है कि अगेन कराची में सर्दियों के हवाले से हम बात करेंगे। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मौसम चेंज हो गया है। पंजाब का भी बुरा हाल है, वहाँ पर बड़ी सर्दी पड़ रही है। केपी में भी बहुत सर्दी है और हमने आपको अपडेट किया था स्कर्दू से, वहाँ पर उसकी गिरदन हवा में बहुत सर्दी पड़ रही है। लेकिन कराची से आपको बताएं, कराची में तेज़ हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शहर कायद में तेज़ हवाओं ने सर्दी की शिद्दत को बढ़ा दिया है। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इससे भी नीचे गिर जाता है जब रात होती है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम मज़ीद खुश्क और सर्द रहेगा और शहर में वक्फे से तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये भी आपको बताएं नाज़रीन कि आने वाले दिनों में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सर्दी की शिद्दत बहुत बढ़ेगी और ये भी कयास है, ये भी ज़राए बता रहे हैं। और जो क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट अक्सर हम इनको सुबह सना मॉर्निंग में लेते हैं, उन्होंने भी यही बात की है कि फरवरी मार्च तक आपका विंटर का स्पेल चलेगा। तो अब आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये जनवरी एक पीक पे है और दिसंबर के स्टार्ट में हमने इतनी सर्दी नहीं देखी थी। दिसंबर के एंड में थोड़ी बहुत सर्दी होना शुरू हुई थी और जनवरी जैसे स्टार्ट हुआ है और आप देखें कि मिड ऑफ जनवरी में हम दाखिल हो चुके हैं और सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। कराची नहीं, बिलखुसूस सिंध की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें और ख़ास तौर पर जो साहिली इलाका है बलूचिस्तान का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। कोयटा, ज़ियारत और दीगर जगहों पर गिरदनवा में जो बलूचिस्तान के इलाके हैं वहाँ पर भी बहुत सर्दी पड़ रही है। और पंजाब के मैदानी इलाकों में आपको याद होगा कि नवंबर में धुंध का जो फोग है उसका सिलसिला शुरू हो गया था। अब देखना ये होगा कि कहाँ तक ये सर्दी जाती है और इससे क्या कुछ डेफिनेटली सेहत पे तो हमारी असर पड़ता है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि सर्दी में हमने एंजॉय कर लिया, कि जो आलूदगी है, जो मौसम की वजह से यहाँ पर मौसम के मामला तो नेचुरल हैं, आप देखें दुनिया भर में होते हैं, लेकिन कुछ गंद हमने भी फैलाया हुआ है, उसको समेटना हमारी शहर की अगर आप जिम्मेदारी है। बात करें तो इतना पोल्यूटेड है कि आप जब घर से बाहर निकलें तो आप सांस लेते हो तो आपको लिटरली फील होता है कि जैसे आप डस्ट जो है वो इनहेल कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्लस आपकी जो सड़कों पे जो गाड़ियां हैं उनमें आप देखें अक्सर गाड़ियों से आपको ये जो ट्रक्स हैं, वाटर टैंकर्स हैं, इनके जो इसमें से जो धुआं जो इतना ज़्यादा खारिज हो रहा होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है आपकी सेहत के लिए। तो अपनी गाड़ियों के भी मेंटेनेंस का ख्याल रखें और कोशिश करें कि आप अपने तय, क्योंकि हम तो सभी कुछ अपने तय ही कर रहे हैं, अवाम अपने मदद आपके तहत सारे मसाइल हल कर रही है। तो ये मसला भी आप खुद ही हल कर लें जनाब, कि अपने एरियाज़ को, अपने इलाकों को, अपने गली मोहल्लों को साफ़ सुथरा रखें। और जब जो आपका जो घर का कूड़ा करकट है वो आप बाहर गली में ना फेंकें, जो आपका स्वीपर आता है आप उसके हैंड ओवर करें ताकि आपका इलाका, आपकी गली, आपका मोहल्ला साफ़ सुथरा रहे। जब आपका इर्द गिर्द का माहौल साफ़ सुथरा होगा तो आपकी सेहत भी बेहतर होगी और बहुत अच्छी होगी। अच्छा, हम बात कर रहे हैं सर्दी के हवाले से,
तो अब चूंकि स्कूल खुल चुके हैं तो बच्चे भी इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल होती है सुबह सुबह बच्चों को उठना मुश्किल उठना है। बड़ा बच्चों को मुश्किल होता है, हम बड़ों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, तो बच्चों का तो बिल्कुल ही दिल नहीं चाह रहा होता है कि और वो सना खास तौर पे जो लोग बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं या बाइक पे सफ़र कर रहे हैं, जो राइड कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल बाइक चलाना, उसमें बच्चों को बिठाना, और इतनी ज़्यादा सुबह सर्दी होती है और हवा इतना ज़्यादा उसका दबाव होता है, शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि लोगों से बाइक भी नहीं चलाई जा रही और हाथ बिल्कुल जम जाते हैं। वो फिर दस्ताने और दीगर चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि ये भी नोटिस किया गया है कि लोगों के खून भी जो है वो उसकी जो मुंजमद हो जाते हैं। बिल्कुल और ऐसा ही है। पानी इस वक्त ठंडा आ रहा है, आप ये देखें कि अब जहाँ तक ये बात है कि जी गीजर्स की तो गैस ही नहीं होती, वो तो कि बंदा गीजर कहाँ से आपको जलाए। पता है सना, एक रिपोर्ट हमने ऑब्जर्व की, अभी हतमी नहीं है लेकिन एक मार्केट सर्वे के मुताबिक आपको बताएं कि जो गीजर गैस वाले गीजर होते हैं अब उसकी डिमांड में इजाफा नहीं हुआ है। अब इलेक्ट्रिक लोग गीजर्स नहीं खरीद रहे हैं। हाँ। इलेक्ट्रिक गीजर्स की मांग में इजाफा हम बहुत तेजी से देख रहे हैं और लोगों ने उसका इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। एक रॉड वाले भी आते हैं लेकिन वो सुना है अनसर्टेन बहुत है, उससे नहीं, वो नुकसान अनसर्टेन है और वो डेंजरस भी है। डेंजरस लेकिन है। ये कि जो अच्छा, लेकिन जो आप बात करें वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अब जो गीजर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इस तरीके से हो रही है कि उसके अंदर दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं कि अगर आपके पास गैस आ रही है आप गैस पे उनसे ऑन कर सकते हैं, अगर गैस नहीं आ रही तो आप उसको इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल फिर उसका आपके बिजली के बिलों पे बहुत गहरा असर पड़ता बिल्कुल है, ऐसा ही है। वो काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल अपने अब आप को गर्म सेव पानी करने के भी लिए लोगों के लिए जो है वो ऑब्वियसली, एक चैलेंज क्योंकि बन चुका है। पहले ये हम देखते थे जैसे इस्लामाबाद साइड पे या पिंडी साइड पे चले गए या सिंध से बाहर आप जब जाते थे सर्दियों में तो वहाँ पे ऐसा फील होता था कि जी बड़ा शदीद ठंडा पानी, लेकिन अब कराची में भी ऐसे ही शदीद ठंडा पानी का आप हाथ डालें तो आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ जैसे फ्रीज हो रहे हैं। तो बहरहाल ये सारे बलूचिस्तान के शहरों में भी सना बहुत ठंडा पानी नलों में आ रहा है। कोयटा ज़ियारत में तो आप बिल्कुल देखें, वहाँ तो आप जून और जुलाई में भी पानी की जो नलों में आता है वो बहुत ठंडा होता है। तो बिल्कुल इस ऐसे ही वक्त आप अगर कराची का ये कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर जो लोग फ्रेश का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, पी रहे हैं, तो अगर उनके घर में नल का साफ पानी आ रहा है तो वो भी पी सकते हैं, फ्रिज क्योंकि के वो पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं है ज़रूरत रेल, नहीं क्योंकि है। हम जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का जो पानी वो इतना शदीद ठंडा है कि मुझे लग रहा होता है कि आपने फ्रिज से निकाल के सना पिया। वैसे भी ठंडा पानी पीना ही नहीं चाहिए, ये सेहत के लिए सेहत के सही लिए नहीं भी है। अच्छा नहीं है। बिल्कुल आप बिल्कुल रूम सही कह रहे हैं। टेम्परेचर वाला पानी पिएं, चाहे सर्दी हो या गर्मी, उसमें आपकी सेहत बड़ी अच्छी रहती है। तो बस यही आपको एडवाइस है, एडवाइजरी सुबह सवेरे के मौसम को एंजॉय तो कीजिए, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने आप को कवर सही तरीके से कर लीजिए। एक चीज़ जो हम लोग कर रहे होते हैं, हम ध्यान नहीं देते कि नहा कर हमारे बाल गीले होते हैं, हम बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल। और जब बाहर निकलते हैं और आप बाइक पे या गाड़ी में जो भी आपका सफ़र की सवारी आप उसमें बैठ गए, हवा लगने से आपको बीमारी होती है। तो कोशिश करें कि अपने बालों को ड्रायर से खुश कर लें या थोड़ा सा वेट कर लें कि जब आपके बाल जो है ड्राई हो जाए उसके बाद आप निकलें घर से। और जब घर से निकलें आप उस वक्त आपको घर में आपका टेम्परेचर ऐसा होगा कि ठंड नहीं लग रही होगी, आपने विंडोज़ दरवाजे बंद किए हुए होंगे और एक अच्छा टेम्परेचर होगा। लेकिन आप कोशिश ये करें कि बाहर निकलते वक्त कोई ना कोई चीज़ कैरी कर लें। अगर आपको ठंड लगे तो आप वो स्वेटर या अपर या कोई भी चीज़ है जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक है उसको पहन लें। और हेड लाजमी कवर कीजिए, कान ज़रूर कवर कीजिए और सॉक्स ज़रूर ठंड भी पहनिए। आपको कानों से और बिल्कुल सर ऐसा से ही ही आप लगती ये है। एहतियात कर लेंगे, आप यकीन जाने ना आपको बुखार होगा ना आपको खांसी होगी। और गला ख़राब होना अलामत है, सबसे पहले गला ख़राब होगा उसके बाद आपको बुखार चढ़ेगा। अच्छा, हम सब लोग इतने एक्सपर्ट हो गए कि ऐसे एडवाइस दे रहे हैं कि जैसे जैसे हम मुझे अभी ये डॉक्टर्स हैं। फील हो रहा है कि मैं डॉक्टर हो गया हूँ बिल्कुल। और मैंने मेडिकल में जो है वो डिग्री ले ली है। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन मज़ीद स्टोरीज भी शामिल करेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक के हवाले से जिसमें आपका भी बड़ा इंटरेस्ट होता है। यहाँ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मज़बूत दिन 100 इंडेक्स में 574 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मज़बूत दिन रहा है। 100 इंडेक्स 574 पॉइंट्स इजाफे से 1,14,804 पर बंद हुआ है। इसी वाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ फ़ोन पर मौजूद हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ मंजूर ज़िया। मंसूर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जी जनाब, बताइएगा कि स्टॉक एक्सचेंज के में क्या माहौल देख रहे हैं और 100 इंडेक्स में इजाफा देखा गया है, तो इस वक्त क्या सूरत हाल है मार्केट की? जी वालेकुम अस्सलाम। और जैसे कि आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज है और आज भी स्टॉक एक्सचेंज का आगाज जो है वो मजबूत अंदाज में हुआ है। अगर हम बात करें गुज़िश्ता रोज की, तो गुज़िश्ता रोज 1,14,804
के ऊपर जो है वो बंद हुआ था, जबकि आज हम देख रहे हैं कि दिन के आगाज से एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है मजबूत अंदाज में तेजी देखने में आई है। 817 पॉइंट्स का स्टॉक 100 इंडेक्स में इजाफा हुआ है, जबकि 100 इंडेक्स इस वक्त 1,15,621 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। जबकि इसी हवाले से जितने भी स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट है वो काफी ज्यादा जो पुरुमीद नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आज हो सकता है कि दिन का आगाज इसी तरीके से मजबूत अंदाज में जारी रहे। ताम उतार चढ़ाव स्टॉक एक्सचेंज में आता रहेगा, लेकिन फिर भी ये एक पॉजिटिव साइन है। स्टॉक एक्सचेंज इसी तरीके से जो है आज दिन में जो है वो अपनी ऊंचाइयों को जो है वो छूता रहेगा और आज भी इसी तरह से 100 इंडेक्स के अंदर पॉइंट्स का इजाफा देखने में आता रहेगा। जी मंसूर, ये बताएं कि मार्केट मजबूत होने की क्या वजूहात हैं और कौन सी ऐसी खबरें जो स्टॉक मार्केट को इस वक्त सपोर्ट कर रही हैं? जी मार्केट की अगर हम बात करें तो काफी सारी इसके वजूहात अभी देखने के अंदर आ रही है। सबसे बढ़कर बात तो ये कि जो रेमिटेंसेस जो बाहर से आ रहा है आपके पास, जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी है, सबसे पहले तो वो भी एक है। उसके अलावा दीगर जो पाकिस्तान के इस तरफ जो होने जा रही है, और एक सबसे बड़ा इवेंट हम उसको नहीं फरामोश कर सकते जो पाकिस्तान के अंदर एक तरह से जो अभी होने वाला चैंपियंस ट्रॉफी का भी, इससे भी काफी ज्यादा एक पॉजिटिव साइन जो है वो देखने में आ रहा है। इससे लग रहा है कि पाकिस्तान के हालात जो है वो काफी ज्यादा बेहतर है। गुज़िश्ता सालों के अंदर हमने देखा था कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के दरवाजे भी बंद हो गए थे, और जिसका कहीं ना कहीं सियासी इंपैक्ट जब तक आपके मुल्क में रहता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज पे उसका सबसे ज्यादा असर होता है। इससे ही इन चीजों का अंदाजा लगाया जाता है कि आपका मुल्क जो है एक महफूज मुल्क है, चाहे यहाँ पे लोग दूर ममालिक से यहाँ पर लोग आते हैं या यहाँ पे लोग रहने वाले हैं। एक साइन तो ये हो गया। उसके अलावा दीगर जो बिजनेस के हवाले से जो खबरें आ रही है वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। दीगर जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं वो काफी ज्यादा जो है पाकिस्तान की तरफ देखा जा रहा है कि सरमायाकारी की जा रही है। काफी ज्यादा कॉन्फ्रेंस भी हमें देखने में नजर आती है कि कॉन्फ्रेंस हो रहा है। एक्सपो सेंटर के अंदर भी इस साल के अंदर ये बताया जा रहा है कि कुछ मेगा इवेंट जो है वो मुनक्किद किए जाएंगे, जिसकी वजह से दीगर ममालिक जो सरमायाकार हैं वो यहाँ पर तशरीफ लाएंगे और काफी ज्यादा एक्सपो के अंदर वो भी अपने लगाएंगे, यहाँ पे नुमाइशी स्टॉल लगाएंगे, जिसके जरिए हो सकता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा बिजनेस जो है वो पाकिस्तान को मिले। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ेंगी, कि जिसको देखते हुए लग रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसी हवाले से ऊपर जाता जा रहा है। और ये बात काबिल सताइश है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इस वक्त जो है दुनिया की दूसरी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज में इसका जो है वो शुमार हो रहा है। जी अच्छा मंसूर, ये भी बताइए कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है जिस वक्त जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रुझान उन सेक्टर्स पर है? जी सबसे ज्यादा तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर हम बात कर लें तो बैंकिंग सेक्टर होता है, ऑयल एंड गैस सेक्टर होता है। उसके अलावा आजकल हमने कंस्ट्रक्शन के हवाले से अपने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक बैंकों की भी पॉलिसी आ रही है। उन्होंने कहा है कि ज्यादा अगर आप बैंकों के अंदर पैसा रखेंगे तो कुछ टैक्सेस जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि फिर आपकी कटौती हुआ करेगी। तो लिहाजा अब इन्वेस्टर्स ने ये सोचा है कि लिहाजा बैंक के अंदर पैसा रखने से बेहतर ये है कि उसको रोलिंग में लेकर आया जाए। और पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो कारोबार चलता है वो प्रॉपर्टी का कारोबार चलता है या फिर खाने पीने का जो कारोबार होता है वो चलता है, क्योंकि दोनों कारोबार जो है वो सदाबहार कारोबार है। अगर आप जब भी लगाएंगे, जब भी इसमें पैसा लगाते हैं, कभी भी ऐसा देखने में नहीं आया कि प्रॉपर्टी की कीमतें गिरती हैं। स्टेबल हो जाती हैं कुछ सतह के कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो कीमतें हमेशा बढ़ती रहती हैं। आज जो प्रॉपर्टी की कीमत होती है, अगर आप 1 महीना, 6 महीना या 1 साल बाद देखें तो उसकी कीमतें जो है वो दुगनी हो जाती हैं। और एक घर बनाने के लिए भी आपको मालूम है कि सीमेंट का सेक्टर हो गया, सरिये का सेक्टर हो गया, काफी सारी चीजें इसके अंदर आती है। और छोटे मोटे अगर हम चीजों की बात करें तो उसके अंदर जो है अगर आप कलर कराते हैं, दीगर उसके अंदर सामान लेते हैं, तो काफी ज्यादा एक घर बनाने के लिए भी आपको काफी सारी सनतों की जो है वो दरकार होती है, मदद दरकार होती है, जिसके बाद आप एक कंप्लीट जो है कंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन का काम भी जो है इस टाइम बहुत ऊंचाई पर जा रहा है। और जितने भी इन्वेस्टर्स हम देख रहे हैं आजकल दोबारा से जो है वो कारोबारी हजरात जितने भी वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसी सूरत में लगा रहे हैं कि वो किसी भी तरह से स्कीम के अंदर लगाया जाए, अपने घरों को तामीर किया जाए, प्लाजे बनाए जाए। और ओवरसीज पाकिस्तानी भी सबसे ज्यादा अगर जो दिलचस्पी लेते हैं तो उनका भी ये ख्याल होता है कि किसी तरह बाहर मुमालिक में रह के अपना घर जो है वो पाकिस्तान में कर सके, क्योंकि जब वो बाद में कभी उनका पाकिस्तान आना हो तो उनके पास अपना एक घर हो। तो प्रॉपर्टी की कीमतों में हम इस टाइम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो लोग दिलचस्पी ले रहे हैं उसको तामीर करने में ले रहे हैं। और यही वजूहत हमें नजर आ रही है कि लोग इस टाइम जो है ये भी बताया जा रहा है कि स्टेट बैंक की जाने से जो शरह सूद में कमी की जा रही है, और आइंदा भी ये ताजिरों की जाने से भी कहा जा रहा है कि अब जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हो तो उसके अंदर शरह सूद जो है वो मजीद कम कर दी जाए। और इसके साथ साथ जो ये भी बताया जा रहा है कि जो महंगाई की शरह जो है वो सिंगल डिजिट पर जैसी आ जाएगी तो काफी ज्यादा खासकर छोटे सनतकार जो ताजिर है उनको काफी ज्यादा इससे फायदा होगा लोन लेने के अंदर, क्योंकि जब जाहिर सी बात है आपको शरह सूद में कमी होगी तो ज्यादा आपको उसके अंदर सूद अदा नहीं करना पड़ेगा। तो यही सारी अवामिल है जिसको देखते हुए कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट जो है वो इसी तरह से बतदरीज जो है वो चलती रहेगी। तमाम उतार चढ़ाव स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट पहले इस बात को वाजे कर चुके हैं कि आता रहेगा, लेकिन फिर भी उससे कोई स्टॉक मार्केट के ऊपर ऐसा कोई मनफी रुझान नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसका एक कारोबार का एक हिस्सा होता है। बहुत से लोग ये देखते हैं कि जब उन्होंने शेयर्स लगाते हैं तो वो शेयर्स इसी मकसद के लिए लगाते हैं कि जैसी मार्केट ऊपर जाएगी तो वो अपने शेयर्स निकाल लेंगे। तो ये एक कारोबार का हिस्सा है।
तो लिहाजा यही चीज सारी सूरत हाल को हम देखते हुए कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है इस साल अगर ऐसी सियासी सूरत हाल चलती रही मुल्क के अंदर तो ये मार्केट जो है और ज्यादा ऊपर जाएगी। जी अच्छा, मंसूर ये बताइएगा जो रीसेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि टैक्स रिफॉर्म्स की बात की जाए या इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स की बात की जाए, तो क्या स्टॉक मार्केट पे इसका कोई असर पड़ रहा है? और ये जो पॉलिसीज़ हैं इन्वेस्टर्स के लिए कितना उनका ट्रस्ट बढ़ा रही हैं? और जी बिल्कुल, ये पॉलिसीज तो बहुत ही ज्यादा अहम होती है और किसी भी मुल्क के अंदर जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो यकीन मानिए उसमें एक ताजरों का, सनतकारों का, बिजनेसमैन कम्युनिटी का जो होता है उनसे मुशावरत की जाती है। और जाहिर सी बात है, आपको आजकल मालूम है, एक जहां पे एक मुल्क ज़राअत वाला होता है, शोबा होता है, उसी तरीके से इंडस्ट्रियल आजकल ये शोबा दुनिया में तरक्की करता जा रहा है। तो जब तक आप इन दोनों चीजों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, इनके अंदर आप टैक्सेस के अंदर इनको छूट नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है आपका पैसा रोलिंग में नहीं आएगा। लोग इन्हीं चीजों से बचने के लिए जो है फिर पैसा या तो कहीं और इन्वेस्ट करते हैं या फिर मुल्क से बाहर अपना बिजनेस लेके जाने की कोशिश करते हैं। जब आप इन चीजों के अंदर सहूलत देंगे लोगों को तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। और किसी भी चीजों के अंदर जब आपका अच्छा शोभा जा रहा होता है तो लोग, हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो उसके शेयर्स खरीदे ताकि उसको भी थोड़ा बहुत जो है वो मुनाफा हो सके। और जब आपके कारोबारी हालात अच्छे होते जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप और मजीद जो इन्वेस्ट करेंगे अपनी चीजों के अंदर। आपको मालूम होगा कि आपको ज्यादा टैक्स नहीं देना होगा, आप कर्जा आसानी से हासिल कर सकेंगे और उसके ऊपर जो भारी भरकम सूद होता था अगर आप उससे आपकी जान छूट जाएगी और दीगर पॉलिसीज के अंदर आपको सब्सिडी मिल जाती है, कुछ रियायत मिल जाती है, तो ये जाहिर सी बात है हर किसी शख्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद और सूदमंद साबित हो सकता है। क्योंकि हर शख्स आज के दौर में ये चाह रहा है कि उसको, आजकल जो नौकरियों के हालात है तो हर छोटा से छोटा आदमी भी अगर हम देखें तो उसकी कोशिश यही होती है कि कोई भी छोटा बहुत कारोबार कर सके। और जो भी कारोबार करता है, चाहे अपनी छोटी सी दुकान भी खोलता है, तो उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मुल्क की मैशियत पे मुल्क की मैशियत पे उसका इम्पैक्ट आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मंसूर जिया, आपकी तफसीलात का स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से आप राय दे रहे थे कि स्टॉक मार्केट में जो आज आगाज़ हुआ है कारोबार का वो मजबूत हुआ है और लग ये रहा है, दिख ये रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद बहाल है और मार्केट ने इस तरह से अपने आप को बुलिश ट्रेंड के साथ आगे लेके चलना है। अब देखना ये होगा कि आज इख्तिताम में स्टॉक मार्केट 5 बजे के वक्त कितने नंबर्स पे अपने आप को, जो कि ऐसी 100 इंडेक्स है, क्लोज करती है। और ये अमूमन सना देखा जाता है जब मार्केट मजबूत ओपन होती है तो कुछ पॉइंट के साथ वो नेगेटिव क्लोज होती है। जब नेगेटिव क्लोज होती है तो जो उसकी ओपनिंग नेक्स्ट डे होती है तो वो मजबूत होती है। लेकिन ये सिर्फ एक राय है, एक ऑब्जर्वेशन है। अब ऐसा नहीं है कि अगले रोज़ कुछ और हो जाए तो आप बोलेंगे हमने आपसे ये एडवाइस कही थी या कुछ ऐसी बात कही थी। दूसरा हम बात कर लेते हैं करेंसी कमोडिटी की। नाजरीन, आपको पता है कि हमारे मुल्क में, दुनिया भर में डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पर आपको पता है कि आपके सारे जो बाइंग और सेलिंग्स होती है आपके फर्म्स की, आपके गवर्नमेंट नेशनल जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं उसको लेकर वहाँ पर डॉलर बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। करेंसी मार्केट में आपको बताएं कि रुपए के मुकाबले में डॉलर थोड़ा सा महंगा हुआ है। इंटरबैंक तबादला कारोबारी डॉलर्स में आपको बताएं कि महंगा हुआ है और इंटरबैंक तबादले में डॉलर 4 पैसे महंगा होकर 278 रुपीज़ पर आ गया है और 72 पैसे पे बंद हुआ है। जबकि स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 278.68 पैसा पर बंद हुआ था। तो आप देख लें कि इस वक्त डॉलर की जो ट्रेडिंग है वो अगेंस्ट रुपया वो 278, 279 और 280 पर ही है। ये गुज़िश्ता 1.5 से 2-2.5 साल हो गए जिसमें हम इसको स्टेबल देख रहे हैं। लेकिन अब लोग ये बातें कर रहे हैं कि जहां हमने मॉनेटरी पॉलिसी को कम होता हुआ देखा है, चीज़ें कम हो रही हैं। अभी जो आदाद शुमार FBR के भी आ रहे हैं वहाँ भी कलेक्शन अच्छी हो रही है, महंगाई में कमी हुई है, लेकिन डॉलर स्टेबल है, ये बात समझ में नहीं आ रही। अब लोगों का लोग इस पे बात कर रहे हैं कि जो आपका डॉलर है उसको रुपये के अगेंस्ट जो है कम होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, ताकि रुपया आपका तगड़ा होगा तो डॉलर आपके उस हवाले से कमज़ोर पड़ेगा। जब डॉलर कमज़ोर पड़ेगा तो इन्फ्लेशन किसी हद तक और बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादातर मसनूआत और प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर से आ रहे होते हैं और उस पर ड्यूटी भी लगी हुई थी। यही वजह है कि वो महंगे हो जाते हैं। इसका ताल्लुक आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी हो गया, ऑफ कोर्स सर्विस इंडस्ट्री से भी हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्हिसार है उनका डॉलर पे और वो डिपेंडेंट हैं डॉलर पे। तो डॉलर का नीचे गिरना और रुपये का स्ट्रांग होना, कुछ रीजंस भी हो सकते हैं जी। जो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जो IMF से हम लोन लेते हैं, सॉरी मेरा गला खराब हो रहा है, ठीक है, IMF का जो कर्जा है वो उसकी अदायगी भी आपको करनी पड़ रही है। आपका पेमेंट मॉड्यूल जो है सारा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल का जो आपका है, सब बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉरेस्ट रिजर्व्स की कमी है, इसके अलावा जो स्मगलिंग होती है या हवाला हुंडी वाला जो है इसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्लस जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो इम्बैलेंस है
तो ये भी वो लेकिन सना reasons मैं हैं। हमेशा एक बात लाजमी करता हूँ डॉलर स्टेबल होने की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने और उनकी टीम और गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इस गवर्नमेंट में नहीं, जो निगरान गवर्नमेंट थी उस वक्त के वज़ीर आज़म, उनकी काबीना ने इस पर बहुत समझ लें कि मेहनत की है और हमें अच्छी चीज़ों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। हम उन इंसिडेंट्स को याद रखते हैं जो बस बुरे हो जाते हैं, तो उस पर ये बाकायदा FIA से मिलकर छापे मारे गए जिन लोगों ने स्टॉक्स किए थे डॉलर, और जिन्होंने ख़ास तौर पे जो आपके फॉरेक्स करेंसी वाले हैं उनको लुक आफ्टर किया गया। अब वो लोग एक अलग कयास लाए बैठ जाएंगे, बिल्कुल हमने ऐसे ही है। बात की। लेकिन कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट, जो पिछली गवर्नमेंट गुजरी है, जनरल आसिम मुनीर उनकी टीम ने जिस तरह से डॉलर के हवाले से कोशिश की है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वरना आप लोग भूले नहीं कि 320, 315, 325, 22 पे आपका डॉलर गया है रुपये के अगेंस्ट, और तबाह कुन हालात थे। 22% आपका मॉनेटरी रेट था, 22% पे आप समझ लें। तो अब वो 13 पे आ गया। लेकिन अगेन डॉलर आपका वही बीच में, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में, और जो बजट अभी आ रहा है मई और जून में, इसके क्या नंबर्स रहते हैं, डॉलर ने फ्लक्चुएट होना है या नहीं होना। नहीं होना है, बिल्कुल। और इसके साथ ही क्योंकि जब हम स्टॉक की बात करते हैं, हम गोल्ड की बात करें, वो डॉलर की बात करते हैं, तो गोल्ड पे बात करना लाजमी हो जाता है। क्योंकि नाज़रीन आजकल गोल्ड की जो कीमत है वो काफ़ी रैपिडली जो है वो उसमें चेंजेस आ रही हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली भी उसकी कीमतों में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है, और कुछ कमी भी देखने को मिली है। मुल्क में सोने की कीमत में कमी हुई है। फ़ी तोला सोना कितने का हो गया है? मुल्क में आज सोने की कीमत फ़ी तोला कीमत 1400 रुपये कम हुई है। मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत 1400 रुपये कम होकर 2,77,900 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव 1201 रुपये कम होकर 2,38,254 रुपये है। अच्छा, ये भी कम हो के भी, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा ही है, बहुत एक्सपेंसिव है। क्योंकि लोगों के जो वर्किंग जो लोग हैं या जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उनकी कीमतें खरीद से बिल्कुल ही बाहर है। बिल्कुल ऐसा ही है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई शॉर्ट है, बाहर से आ नहीं रहा है, बड़े सैंक्शंस लगे हुए हैं, दीगर मामलात भी हैं, लेकिन ये सही नहीं है। इसके प्राइसेस को थोड़ा सा कम होना चाहिए। अब सना आपको पता है लोगों ने अब गोल्ड खरीदना भी छोड़ दिया है। बिल्कुल। हालांकि पहले लोग ये सोचते थे कि आपकी सेविंग्स जो हैं वो सेविंग्स की वजह से, वो जैसे आपने गोल्ड कॉइन्स ले लिए, गोल्ड के बिस्किट्स ले लिए, लोग लेकर रख लेते थे। लेकिन अब तो ये ख्वाबो ख्यालों वाली बात हो गई। क्योंकि लोग ये भी सोच रहे हैं ना कि अगर कॉइन्स ले लेंगे और मार्केट गोल्ड के जो इस वक्त प्राइसेस हैं वो बहुत हाई हैं, और अगर करेक्शन आता है, मार्केट नीचे आती है, तो उनका तो नुकसान है। तो गोल्ड हमेशा तब लोग प्रेफर करते हैं जब बहुत ज़्यादा नीचे हों। लेकिन अभी ये देखें, ये तो बहुत ज़्यादा है, और इससे ज़्यादा एक्सट्रीम होगा क्या। लेकिन जो इस वक्त जो डॉलर के जो रेट्स चल रहे हैं और जो इस वक्त सूरत हाल है, तो उसको सामने रखते हुए तो ये लगता है कि शायद गोल्ड के रेट वापस से दोबारा से इंक्रीज़ होंगे। बहरहाल लेकिन शादियों का भी सीज़न है, लोग उसके लिए भी उसकी ख़रीदो फरोख्त कर रहे होते हैं। लेकिन जैसा अभी आपने भी कहा कि सैंक्शंस लगे हुए हैं, इंटरनेशनली अभी आ नहीं रहा है, इंपोर्ट के ऊपर जो है वो कुछ पाबंदियाँ हैं, और कुछ जो जियोपॉलिटिकल इंटेंशंस, वो नहीं है सना, इतनी मिलावट है। आप देखें बिल्कुल कि 21 कैरेट का बोलते हैं, तो वो 21, 20, 19 की अगर बात करें तो वो भी उसमें वो मिकदार होती नहीं है। तो मिक्सचर इतना ज़्यादा है, फिर आपको तो याद इसीलिए आप जो है अच्छे ज्वेलर से लें जहाँ पे आपको गोल्ड प्योर मिल रहा हो। और हाँ, ये बात सही है, क्योंकि 18 कैरेट गोल्ड वहाँ पे पैसे ज़्यादा होंगे, फिर मार्केट से पैसे ज़्यादा होंगे, बात वही हो गई है। नहीं, मार्केट से पैसे ज़्यादा, जो आपका मार्केट ट्रेंड चल रहा है, जितने तोला है वो तो वही। लेकिन मेकिंग का कहकर आप अब बिस्किट्स तो कोई नहीं ले रहा, तो लोग क्या करते हैं ये। अच्छा, गोल्ड का कारोबार बड़ा मजे का कारोबार है अगर लोग समझें और करें। जिनको कहते हैं ना, जो जिनका खानदानी चलता हुआ आ रहा है, हाँ, तो वो लोग बड़े इसको एंजॉय करें। लेकिन वो भी परेशान है, उनसे बात होती है, कहते हैं मज़ा नहीं है कारोबार में, क्योंकि लोग नहीं खरीद रहे, परचेजिंग नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम देखें ना इंटरनेशनली, तो यहाँ से भी लोग पाकिस्तान से भी गोल्ड मंगवाते हैं। अगर आपको लेना है तो मैं आपको ब्रेक में जाएंगे हम, तो मैं बताऊंगी, क्योंकि वो ब्रांडिंग हो जाएगी। क्योंकि बेसिकली वो हैदराबादी ज्वेलर्स हैं, तो उनका गोल्ड बड़ा ज़बरदस्त है। और वो आपको अगर 24 कैरेट मांगे वो आपको 24 कैरेट ही देंगे, 22 कैरेट मांगे तो आपको प्योर 22 कैरेट ही मिलेगा, और वो बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। और अब कुछ मुनफरिद ख़बर आपके सामने रखें, या ये कह लीजिए कि आपको हम एक मशवरा दे दें, नसीहत कर दें। रोज़ाना ज़िंदगी गुजारते हैं आप लोग, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके
जो सेहत होती है, ख़ास तौर पे आपके जो अटायर होता है, आपके लुक्स होते हैं, आपके बाल हो गए, आपका चेहरा हो गया, ये बड़ा आपकी जो शख्सियत है उसमें इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। ख़ास तौर पे कराची जैसे शहर में या दुनिया में जो लोग रह रहे हैं, गिरते बालों से लोग बहुत परेशान हैं। मतलब सना, आप भी परेशान होंगी, रोज़ाना ये डिस्कस करती हैं मेकअप में मेरे बाल अब गिरे। मैं बहुत डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मैं अगर अपनी पुरानी तस्वीरें देखूं या वीडियोस देखूं तो मेरे काफ़ी अच्छे बालों में वॉल्यूम्स था, लेकिन अब बालों का वॉल्यूम ख़त्म हो रहा है और कहीं कहीं पैचेस आना शुरू हो चुके हैं। उसका एक तो रीजन भी है ना रोहिल, हमारा तो क्योंकि रोजाना ब्लो ड्राई है ये, तो बिल्कुल उसका एक ऐसा तो ही है। बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है। लेकिन जो लोग एक आम जिंदगी गुजारे उनको भी ये गंजपन की शिकायत और बहुत तेजी से बाल गिर रहे हैं, तो लोग बड़े परेशान हैं। लोग पीआरपीस करवाते हैं, बहुत महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स करवा रहे होते हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई पीआरपी फायदा वगैरह कोई फ़ायदा हाँ नहीं है। वो लेकिन बहरहाल हम आपके लिए जो एक ज़बरदस्त टोटका लाए हैं, वो आपके कोई महंगा टोटका नहीं है, हर घर में मौजूद होता है और बच्चों बड़ों में बड़ा पसंद भी किया जाता है, अक्सर खानों में इस्तेमाल होता है। और बिल्कुल आप समझ तो गए होंगे, हम टमाटर की बात कर रहे हैं। टमाटर जो है बड़ा मुफीद है आपके बालों के लिए, और आपको उसके फ़वाइद बताएं कि इसका जो टमाटर का जो रस है बालों में लगाने से एक जादुई तरीके से आपके बालों में शाइनिंग आ जाएगी। और ये बड़ा हैरानकुन टोटका है। आपके किचन या फ्रिज में मौजूद टमाटर आपकी सबसे बड़ी मुश्किल को हल कर सकता है। नाक़िस ग़िज़ा की बदौलत ज़ाहिर हमारा जो इंटेक है, फूड इंटेक, वो इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होता, जिसके एक बड़ा फैक्टर ये भी है जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल हो रहा होता है, हमारी स्किन पे भी उसके असरात मरतब हो रहे होते हैं। एक तो अपनी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखिए। लोग गिरते बालों में गंजपन से छुटकारा पाने के लिए महंगे तरीन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको हम बताएं कि जो टमाटर का रस है अगर वो आप अपने बालों में लगाएंगे तो एक तो आपकी जो बालों की जो चमक ख़त्म हो गई है, आपके हेयर शाइन करेंगे, प्लस आपके जो बालों का जो पीएच बैलेंस है उसको भी वो काफ़ी कंट्रोल करता है। हेयर ग्रोथ की बात करें तो टोमेटो के अंदर विटामिन ए और सी जो हैं वो होते हैं जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स को और स्ट्रेंथन बायोटिन करते भी हैं। होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बालों के लिए, जी जिंक और बायोटिन। जी, तो ये आपके बालों को स्ट्रेंथन करता है, उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है, प्लस डैंड्रफ, जिनको डैंड्रफ की बहुत शिकायत है, डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है। और जैसे कि मैंने कहा कि आपके स्कैल्प को के अंदर जो पीएच बैलेंस है उसको बड़ा मेंटेन रखता है। तो आपने कुछ नहीं करना, टमाटर का जूस निकालना है और उसको कॉटन की मदद से आप अपने हेयर्स के रूट्स पे लगाएं, अपने लेंथ पे लगाएं और फिर आप उसका मैजिक देखें। अच्छा सना, ये भी कर सकते हैं रिसर्च के मुताबिक जो हम देख रहे होते हैं, उस रक्स के साथ आप लोग जो है एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जेल के साथ उसका मास्क बनाकर आप बालों में अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर आप ये कर सकते हैं कि उस रस के साथ जो नारियल का तेल है हल्का सा गर्म करके वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो आप उसको मिक्स कर लें और 40 से 45 नहाने से पहले जाकर लगा लें, और जब आप शावर लें तो उसको आप शैम्पू से या कंडीशनर से जो आप अप्लाई करते हैं, ये आप हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं, यानी 2-2 दिन 3 दिन के गैप से कर सकते हैं। और प्याज और टमाटर का रस वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो प्याज के साथ भी आप लगा सकते हैं। और जिस तरह से सना बता रही है कि कॉटन लेकर आप उसको कर सकते हैं, या अप टू यू, जैसे आपको आसानी हो। कॉटन से या आप स्प्रे बॉटल ले लेंगे उसके अंदर, क्योंकि ये जो जूस है बड़ा इसकी कंसिस्टेंसी जो है काफी लिक्विड होती है, तो आप स्प्रे बॉटल ले सकते हैं, या वो जो ड्रॉपर्स आते हैं वो ड्रॉपर्स के थ्रू भी आप अपने बालों में लगा सकते हैं। और इसका जैसे कि रोहिल ने भी जिक्र किया कि एलोवेरा जेल, क्योंकि एलोवेरा जेल भी हमारे बालों के लिए काफी उसके फायदे होते हैं, वो हमारे बालों की हेल्थ के लिए। सकते हैं, अंडा भी बहुत बिल्कुल, अंडा भी लगा सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजों के कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसको आप मिक्स करके लगाने से आपके बाल हेल्दी भी होंगे। अंडा दही है, बेसन है, और इसके अलावा चावल का आटा जो है वो बड़ा स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। आप और अगर टमाटर की हम स्पेशली जो बात कर रहे हैं तो इसके अंदर भी आप अगर खाली टमाटर का जूस लगाएंगे तो भी आपको बहुत फायदा देगा, लेकिन अगर इसके साथ आप एलोवेरा जेल और थोड़ा सा राइस फ्लोर जो है वो ऐड करके उसका पेस्ट बना के आप एक मास्क की तरह अपने बालों पे अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो फिर आप देखिएगा कि आपके बालों में क्या मैजिक होता है। लोग आपसे पूछेंगे आपके बाल ऐसे शाइन कैसे कर रहे हैं। चीज ये कि ग़िज़ा अच्छी इस्तेमाल कीजिए, भले आप ऊपर कुछ भी लगाइए, लेकिन असल ताल्लुक आपके अंदर रूट्स का है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन का है। आपने ग़िज़ा अच्छी लेनी है, बॉयलेक्स खाने और ओमेगा 360 के कैप्सूल्स अच्छी कंपनी की, अगर वो डॉक्टर से पूछ के आप वो भी ले सकते हैं। फिश कैप्सूल्स भी खा सकते हैं, फिश का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, सर्दियां हैं आजकल, वैसे ही फिश आपकी सेहत के लिए बड़ी अच्छी होगी। तो इस तरह की ग़िज़ा जब आप अपनी डाइट में लेंगे तो आप यकीन जाने आपके बालों को और आपकी स्किन जो है ग्लो भी करेगी, बहुत सारे बेनिफिट हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से भी बाल आपके जाते हैं, तो ज़्यादा गैर ज़रूरी सोचना ये नहीं है, तो ये हो जाएगा। स्ट्रेस की वजह से अच्छी नींद कीजिए, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। पहले ज़माने में लोग इतना सोचते नहीं थे,
तो उनके आप बाल देखें कितने ज़बरदस्त बाल होते पहले थे। ज़माने में लोगों को इतना मसाइल भी नहीं थे रोहेल, अब हाँ। लोगों को परेशानी है, महंगाई से लोग परेशान हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो सड़कें टूटी फूटी हैं, गैस घर में आ रही नहीं होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स इतने ज़्यादा, तो लोगों को परेशानियां भी बहुत हैं। सबसे अच्छा, ज़्यादा प्रॉब्लम है इस वक्त हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का, महंगाई एग्जैक्टली की वजह से लोगों की कमर टूट गई है। और ये सारी चीज़ें तभी मुमकिन है जब आपके पास पैसे नहीं होते या आपके पास रिसोर्स नहीं होता, फाइनेंस नहीं होता घर की चीज़ों को मैनेज करने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो फिर आप अपने वेलबींग को क्या देखेंगे। तो ये बहुत बिल्कुल सारी तल्ख हकीकत है जो माशरे में हमारे है और यही इन चीज़ों का एक हिस्सा है। लेकिन आप अपने सराउंडिंग्स में रह के चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। मैं हमेशा एक बात ये कहता हूँ कि आने वाला जो कल है वो इससे बुरा नहीं होगा। अगर आज बुरा है कल बहुत अच्छा होगा। नाउमीदी कभी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल रोज़ ऐसा ही है। अच्छी बात सोचें कि अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है, हर वक्त से निकालने वाला है। तो इतना ज़्यादा अपने आप का अपना बिलीफ रखें, अपने ऊपर एतमाद रखें, आप यकीन करें आप साबित कदम रहेंगे। आप तमाम तर जो मसाइल है ना ज़िंदगी के, उसका मुकाबला बखूबी कर सकते हैं। लेकिन आप डगमगा गए, बिल्कुल आप लड़खड़ा गए तो फिर आप क्या बिल्कुल देखेंगे? तूफान आएंगे और चले जाएंगे और आपको बहा कर ले जाएंगे। तो आपने साबित कदम रहना है और पर टमाटर का इस्तेमाल दरख्त की जरूर, तरह। हाँ, और टमाटर का इस्तेमाल जरूर करना है, हाँ। क्योंकि ये जिन लोगों को बालों में एक्सेसिव ऑयल का भी शिकायत होती है उसको भी ये कंट्रोल करता है। बहरहाल हमने बड़े ही जबरदस्त आज आपको अब मुझे टोटके तो ऐसा बताए लग रहा हैं। है कि आप ये अब टोटके बनाकर सना जो है वो ऑयल का कारोबार शुरू करने वाली है, टमाटर और ऑयल का। आइडिया बुरा नहीं है। आइडिया बुरा नहीं है बस। बहरहाल आपको बड़ी ज़बरदस्त आज हमने इन्फॉर्मेशन दी है, तो बस आज से ही आप इस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू करें और फिर आप इसके फ़वाइद देखें। बढ़ते हैं अगली स्टोरी की जानिब। जनाब कराची लिए चलते हैं, आपको कराची की बताएंगे आपको कि माजूरी को पहले कमज़ोरी समझा जाता था, लेकिन रोबोटिक एआई ने ये तस्वुर बदल दिया है। ये जदीद टेक्नोलॉजी मसनूई आज़ाद सेंसर्स और ज़हीन निज़ामों पर मबनी है, जो माजूर अफराद को खुद मुख्तारी और नई ताकत फराहम कर रही है। ये टेक्नोलॉजी है क्या और कैसे काम करती है, जानते हैं दुआ गफ्फार की इस रिपोर्ट में। अब माजूरी टेक्नोलॉजी की मदद से ताकत बन गई है। लगाए गए मसनूई आज़ा कुदरती ताकत तो नहीं, लेकिन उस जैसी सलाहियत जरूर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इस तरह के हाथ या पाँव मौजूद नहीं है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ग्लोबली नहीं है। तो हमने इस चीज़ को इनिशिएट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो गए हैं जिसके अंदर हम कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसको ग्रो कर रहे हैं। पहले माजूर अफराद को स्क्रीनिंग के जरिए चेक किया जाता है ताकि उनकी ज़रूरियात को बेहतर तौर पर समझा जा सके। ये हमारा 3D स्कैनिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम पेशेंट की स्टमक की 3D स्कैनिंग कर लेते हैं। एक 3D मॉडल हमारे पास आ जाता है, इसके मुताबिक हम फिर हम आर्म में ना डिज़ाइन करते हैं। मसनूई हाथ इस्तेमाल करने वाले माजूर शख्स का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। मुझे भी एक प्रोथेटिक लिम्स बना के दिए, जिसकी वजह से अभी मैं इन हाथों को यूज़ कर रहा हूँ और अपने डेली टास्क जो जितने भी यहाँ पर ऑफिस के अंदर काम करता हूँ इसके साथ काम करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक नॉर्मल लाइफ जो है वो हाथों के साथ गुजार रहा हूँ। रोबोटिक एआई माजूर अफराद के लिए नई उम्मीद, नया मौका और एक नया रास्ता है। टेक्नोलॉजी का ख्वाब हकीकत बन गया। एक ऐसा रोबोटिक हाथ जो ना सिर्फ माजूर अफराद के लिए खुद मुख्तियारी का सबब है, साथ ही साथ उनकी ज़िंदगी में आसानी भी पैदा कर रहा है। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ दुआ गफ्फार, 5 न्यूज़ कराची। जी, आपने देखा कि एआई कितनी तरक्की कर गया है और आपने रिपोर्ट मुलाजा की दुआ गफ्फार की। अगली स्टोरी शामिल करते हैं जनाब। आपको बताएंगे कि कराची से अगवा 3 नौजवानों की जंजीरों से बंधी वीडियो अहलखाना को मौसूल हुई है। कराची के 3 नौजवान कच्चे के डाकुओं के झांसे में आकर अगवा हो गए। कच्चे के डाकुओं ने कराची के 2 कज़न समेत 3 नौजवान को अगवा कर लिया। डाकुओं ने मुबैना तौर पर अगवा होने वाले नौजवानों की जंजीरों में बंधी वीडियो अहलखाना को भेज दी है। 2 कज़न समेत 3 नौजवानों के अगवा का मुकदमा कराची के थाना रिजविया सोसाइटी में दर्ज कर लिया गया है। मगवी नौजवान वहीदाबाद गुलबहार के रिहायशी हैं और ऑनलाइन सोफ़ा कारपेट क्लीनिंग का काम करते हैं। मुकदमे के मतन के मुताबिक मगवी नौजवानों के चचा ने मुकदमा दर्ज कराया। उनका कहना है कि डाकू रिहाई के एवज 20 लाख रुपए फी कस तावान मांग रहे हैं। नौजवानों के चचा ने पुलिस को बताया कि तीनों नौजवान 2 जनवरी की शब कराची से बजरिया बस घोटकी रवाना हुए थे। मुबैना तौर पर डाकुओं की जानिब से भेजी गई वीडियो में मगवी नौजवानों की जानिब से आज़ाद कराने का मुतालबा किया जा रहा है।
तो ये हालात हैं। और इसके अलावा गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची के 3 नौजवानों के अगवा का नोटिस भी ले लिया है। गवर्नर सिंध ने IG सिंध से रब्ता करके मगवी नौजवान की बाजियाबी की हिदायत भी जारी की है। अगवाकारों ने मगवी नौजवानों की बाजियाबी के लिए लाखों रुपए तावान तलब किया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हिदायत जारी की है कि मगवियों की बाजियाबी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। मुझे तो अफसोस इस चीज़ का है कि गवर्नर सिंध से पहले ये नोटिस जो है CM सिंध का आना चाहिए था, और जो पूरी हमारी काबीना सिंध की है उनके किसी मेंबर का अगर आ जाता जिम्मेदारी से तो क्या ही बात होती। इस पर गवर्नर को बोलना पड़ा, ये भी बड़े ताज्जुब की बात है। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि ऐसे वाक़यात के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। दूसरा कि इस वक्त कराची जैसा शहर जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इतना बड़ा मसला बन चुका है, ये किस तरह से इनको अगवा किया गया, उसके बाद वीडियो जारी कर दी गई और इस वक्त महकमे बेबस नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब सबने हैंड्स अप कर दिया कि हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आने के बाद अपने नुमाइंदे से इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे, कराची से स्टोरी बता रहे थे कि कराची के 3 नौजवान कच्चे के डाकुओं के झांसे में आकर अगवा हो गए हैं और अगवाकारों ने जो है वीडियो भी जारी कर दी है, अहले खाना को वीडियो भेज दी है। इस वाले से बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नुमाइंदा 5 न्यूज़ शायान अली। शायान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। शायान, बताइएगा ये सारा वाक़या किस तरह से पेश आया और क्या कोई ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं, कोई विटनेसेस मौजूद हैं, और ये जो वीडियो जारी की गई है वो डायरेक्टली अहले खाना को भेजी गई है या कोई पोर्टल यूज़ किया गया है? वालेकुम अस्सलाम। जी सना, देखें ये पहला वाकया नहीं है, इससे कबल भी कई बार इस तरह के वाकयात पेश आ चुके हैं कि कराची के शहरी जो अच्छा ठीक है शायान, एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी, इंटरप्ट करूंगी। हमारे साथ ब्यूरो चीफ सखर के मौजूद हैं मुख्तियार शामी, वो भी हमारे साथ फ़ोन पर मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपकी तरफ भी आऊँगी, पहले जरा शायान से पूछ लूँ। जी शायान, आप कुछ बता रहे थे? जी देखिए, जिस तरह मैं कह रहा था कि ये पहला वाकया नहीं है कराची का। कराची के शहरी जो है इससे पहले भी कई बार जो है वो इस तरह कच्चे के डाकुओं के जो है वो दलदल में घुसे हैं, इनके झांसे में आए हैं, उसके शिकार होते हुए जो है वो काफी इस तरह का जो नुकसान देखा गया है। इस बार का ये अनोखा वाकया है कि जिसमें जो है 3 नौजवान लड़के जिनमें बताया जा रहा है कि अपना ये काम करते थे कि इनको एक इब्तदाई तौर पे जो है कुछ रकम भेजी गई थी कच्चे के डाकुओं की जानिब से, और फेक कॉल्स में जो है इनसे रब्ता किया गया था। उसके बाद जो है इनको रकम एडवांस भेजने के बाद जो है कहा गया था कि आपसे काम लिया जाएगा, आप आए। उसके बाद इनसे जो है जैसे ये लोग बस के थ्रू जो वहां पे पहुंचे तो बताया जा रहा है कि इनसे एक शख्स के जो है इस वक्त घर वालों से कहा जा रहा है, डिमांड की जा रही है कि 20-20 लाख रुपए जो है वो तावान के तौर पे मांगा जा रहा है। इनकी वीडियो जो है इनके रिश्तेदारों को भेज दी गई है, जबकि इसमें 2 कजन और एक जो है वो दोस्त, 3 मिला के जो है ये शहरी है जो कि यहाँ से कुछ रोज कबल गए थे। इनका मुकदमा भी जो है थाने में दर्ज कर लिया गया है, थाना रिजविया सोसाइटी में जो है इनका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इनकी 2 जनवरी को जो है ये अगवा की वारदात पेश आई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 जनवरी से लापता थे। उसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि इनसे जो वो कोशिश की जा रही है कि इनको मकामी पुलिस से भी रब्ता किया जाए ताकि जो इनकी बाजियाबी के लिए जल्द से जल्द जो है कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें कि इससे कबल भी इस तरह के वाकयात पेश हो चुके हैं, उसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रही, कहीं ना कहीं जो है वो पुलिस तो यहाँ पे मुकम्मल तौर पर जो है हमें नाकाम दिखाई देती है। इससे कबल भी इस तरह के वाकयात पेश हुए, जबकि शहरियों की भी ये गलती होती है कि वो इस तरह बगैर छानबीन के जो है वो झांसे में आ जाते हैं। फेक कॉल्स के झांसे में आने के बाद जो उनको नुकसान होता है, और इस तरह का ये वाकया भी पेश आया है। जी अच्छा, अब ये बताइए कि मुख्तियार साहब आपसे बात करना चाहूँगा, इस तरह के वाकयात सिंध से भी हम देख रहे होते हैं, अंदरून सिंध में और नज़र हमें आ रहे होते हैं, और बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से सारी कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं। दूसरा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से कभी इनिशिएटिव लिया जाता है, कभी नहीं लिया जाता। इस पे गवर्नर सिंध साहब जो है वो बोलने के इसकी वाकई की रोकथाम करेंगे, देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से कोई इस पे मजम्मत या कोई इंक्वायरी, कोई कमीशन वो भी नहीं बना। माजी में भी हमने ऐसे वाकयात देखे हैं, सिर्फ एक बयान आता है और बात ख़त्म हो जाती है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि डाकू भी अब जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। हनी ट्रैप के जरिए ये कराची के 3 नौजवानों से पहले व्हाट्सएप पे बातचीत की गई, इन्हें लालच दी गई
काम के लिए कि हमारे यहाँ हमारे बंगले पर आकर ये सोफा सेट आप आकर सेट करें। ये नौजवान कराची से चलते हैं और घोटकी पहुंचते हैं, जहां पर इनका इस्तकबाल जो है वो एक डाकू करता है और इन्हें जो है रिसीव करने के बाद 1 घंटे के बाद जो है इनके मोबाइल ऑफ कर दिए जाते हैं और रोंगटी कच्चे का जो इलाका है घोटकी का, उस तरफ इन्हें ले जाया जाता है। अब आप बात करते हैं कि सिंध में डाकू राज जो है वो अपनी चढ़कर जो है, सिंध हालात बहुत खराब हैं, डाकू राज यहाँ पर है। सिंध पुलिस जो है, सिंध हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। लोगों के माल जिंदगियां दाव पे लगी हुई हैं। अगर हम बात करें कि इस वक्त जो है सिंध के हालात इतने खराब हैं कि कंदकोट, कश्मोर, अगर कौमी शाहराहों पर, इंडस हाईवे पर लोगों को आए दिन जो है वो लूट लिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। उसके बावजूद भी सिंध पुलिस जो है वो अपने रिट कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। यहाँ पर कच्चे का इलाका जो है वो बेहतरीन आमाजगाह बना हुआ है कुछ दहाइयों से डाकुओं के लिए, और पुलिस जो है वो बेबस नजर आती है। पुलिस डाकुओं के पास जदीद असला है, और जबकि पुलिस के पास जो है वो जदीद असले की शदीद कमी पाई जाती है। तो एहलकारों को ट्रेनिंग का फुकदान है। यहाँ पर जो है सिंध हुकूमत, अगर हम कहें कि कच्चे के डाकू जो हैं उनकी पुष्ट पनाही जो है वो वडेरे और जागीरदार और सिंध हुकूमत में शामिल कुछ नुमाइंदे ये MNA भी कर रहे हैं, और उसकी वाज़ा मिसालें मिली हैं। और वक्तन फवक्तन सिंध में पुलिस ऑपरेशन भी हुए हैं, कच्चे में ऑपरेशन भी हुए हैं, मगर वो नाकाम हुए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पुलिस में मौजूद काली भेड़े हैं। 15 अक्टूबर को घोटकी के SSP अब्दुर्रहमान बुगटी ने SHO रोंगटी, जो खतरनाक इलाका कहलाता है कच्चे का, ये मौसूफ SHO जो है लाखों शब्बीर लाखों साहब जो हैं वहां पर 4 साल से तैनात थे। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो अब्दुर्रहमान बुगटी ने इन्वेस्टिगेशन करी तो SHO खुद शामिल थे अगवा बराए तावान के कुछ मामलात में, और उन्हें गिरफ्तार किया गया और मीरपुर माथेलो दहशतगर्दी की अदालत में उनका मुकदमा भी दर्ज है और वो ताहाल गिरफ्तार हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंध पुलिस में भी काली भेड़े मौजूद हैं। फक्तन फवक्तन जो इन्होंने ऑपरेशन किए वो नाकाम हुए। 2024 में सिंध पुलिस का दावा है कि हमने 73 डाकुओं को हलाक किया और 130 के करीब जो है वो जख्मी किए, 378 गिरफ्तार किए, जबकि 2024 में 19 एहलकार शहीद हुए हैं और 132 के करीब जख्मी हैं। तो सिंध पुलिस में अभी बहुत काम करने की जरूरत है। और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बल्कि ये 4थी दफा उनकी हुकूमत है, मगर ये जो वहां। ठीक है, मुख्तार शामी आपसे ये जानना चाहेंगे, आप मौजूद हैं हमारे साथ फोन लाइन पर? अच्छा शयान, आप बताइएगा, आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि अभी मुख्तार शामी ने भी कहा कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की बात की कि बिल्कुल यकसर जो है नाकाम दिखाई दे रही है सिंध पुलिस, और उनका ये भी कहना है कि जदीद असले से लेस हैं जो डाकू हैं, और अगर हमारी पुलिस की बात की जाए तो उनके पास जो असला है वो भी बड़ा नाकिस है, और उनकी गाड़ियाँ भी अक्सर हमने देखा कि जी वो बड़ी नाकिस हाल में उनकी गाड़ियाँ होती हैं। इतना बजट मख्तस किया जाता है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, तो वो आखिर जाता कहाँ है? और दूसरी बात ये, इस पे भी ज़रा रोशनी डालिएगा, जो फैमिली है उनके जो ज़ाहिर बच्चे हैं, वो जो वीडियो में ख़ास तौर पे आपने भी देखा होगा, आपकी नज़र से गुजरी, उसमें जंजीरों से बच्चों को जकड़ा हुआ है, और वो बच्चे मुतालबा कर रहे हैं कि हमें छुड़वा लें वरना ये हमें जान से मार देंगे। तो क्या इस वीडियो के थ्रू क्या पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल सका है अभी तक कि वो अगवाकारों की जो है उनकी पकड़ के लिए कुछ कर सकें, कुछ इक़दाम उठा सकें? जी देखें, ये सीधा साधा सबूत है सामने के वीडियो आ रही है, वीडियो में बच्चों की शनाख्त भी हो रही है, इसके साथ साथ जो इलाके की भी जो है वो लोकेशन का भी पता चल रहा है कि किस इलाके से जो ये वीडियो आई है। तमाम तर बातें जो है अहले खाना को मिल गई, अहले खाना की जानिब से जो है फैमिली को अपना पुलिस को भी जो है ये फराहम कर दी गई है। इसके बावजूद भी जो है पुलिस बस ये दावे करते नजर आ रही है। इससे कबल भी जो इस तरह के वाकयात हुए तो तब भी जो है पुलिस सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोशिश करती है, और इस दौरान जो है पुलिस के खुद के नौजवान भी जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो चुके हैं, जबकि अफसरान भी जो है शहीद हो चुके हैं इन ऑपरेशन में। उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों ये इतने डाकू जो है वो मतलब कि एक किस्म से कहा जाए कि एक उन्होंने अपनी फोर्स बना दी है, जो कि सामने से जो है स्टेट को और तमाम तर इस तरह की जो है हमारी एजेंसीज हो, चाहे पुलिस हो, रेंजर्स हो, सबको जो है वो एक किस्म से चैलेंज किया हुआ है। उसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वजूहत है कि इनको लगाम नहीं दिया जा रहा है, इनको खत्म नहीं किया जा रहा है।
और इस पे जो है बड़े पेशरफ्त भी हो रही थी। इससे कबल इस तरह की जो है वाकये में जब एसएसपी हफीज भुट्टी की जानिब से जब कार्रवाई की गई तो उसको भी जो है सूबा बदर करने का भी कहा जा रहा था, जबकि उस पर इंक्वायरी बिठा दी गई। बड़े मामला पे आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है क्लियर नहीं हो रही बात, और इस तरह के वाकयात जो है वो कम होने की बजाय जो बढ़ते नजर आ रहे हैं। अभी ये ताजा वाकया है, इससे कबल काफी इस तरह के वाकयात पेश आए हैं, और इस पे गवर्नर सिंह की जानिब से जो है कल भी नोटिस लिया गया है कि इन 3 नौजवानों के जो अगवा होने का नोटिस लिया गया है, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया है आईजी सिंह को के मुर्गियों को जो है शयान, गवर्नर सिंह की जानिब से तो नोटिस लिया गया है। गवर्नर सिंह ने कहा भी है कि शयान, गवर्नर सिंध की जानिब से नोटिस भी लिया गया और उन्होंने हिदायत भी जारी की गई है। ये वाकया 2 जनवरी को हुआ था और आज जो है तकरीबन 14 जनवरी है। तो अभी तक अगर ये कोई सुराग नहीं मिल सका है तो आपको लगता नहीं है कि क्या ये जो पुलिस की जो काली भेड़ है वो भी मुलव्विस है इसमें? हाँ जी बिल्कुल, इस तरह के काफी इंकशाफात जो है पहले भी हो चुके हैं कि पुलिस की सरबराही जो है ना कहीं उनके काली भेड़े जो है पुलिस मुकम्मल फोर्स की तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के अंदर जो है इस तरह के काली भेड़े मुलविस हैं। उनके इंकशाफ होने का कहा गया है कि वो इनके साथ जो है मुलविस हैं, जिसके बायस जो है उनको तमाम तर सहूलतें जो है डाकुओं को वहाँ पे मिल रही है, जबकि वो कच्चे में बैठे हैं। उसके बावजूद भी उनको जदीद असले की बात करें, टेक्नोलॉजीज की बात करें, इंटरनेट फराहम हो रहा है, सब कुछ वहाँ पे उनको फराहम हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो मजीद जो है फैलते हुए नजर आ रहे हैं। ताहम इस पे जो है स्टेट को एक्शन लेना चाहिए, और आला जो क़यादत है स्टेट की, चाहे सिंध हुकूमत की, तमाम तर इस तरह के लोगों को जो है बैठ के इस तरह के ये जो वाकयात पेश आ रहे हैं इन पे एक्शन लेना चाहिए, ताकि मजीद इस तरह का वाकया कोई पेश ना आए। क्योंकि अभी घर वालों का बुरा हाल है, वो जब इस वीडियो को देखते हैं, उनके सामने वीडियो आती है तो खुसूसी अगर बात करें वालदा की, तो उनका बुरा हाल बताया जा रहा है कि जब वो बच्चों की वीडियो देखती हैं तो वो बेहोश हो जाती हैं। जब हमने उनसे फैमिली से बात की तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बस वालदा यही दुआई करते नजर आ रही है कि जल्द से जल्द मेरे बच्चों को वापस लाया जाए, क्योंकि अभी वो कम उम्र हैं, वो डाकुओं के झांसे में आ गए और लालच में आ गए, लेकिन पुलिस की और दीगर जो इदारा जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो जल्द से जल्द जो है बच्चों को बाजियाब करवाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शयान आपकी तफसीलात का और मुख्तियार आपकी तफसीलात का। नाज़रीन, ये वाक़या कराची में पेश आया है और इस तरह से जो वाक़यात हो रहे हैं उसको देखना होगा कि उसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है। और सना, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, हम आपको बताएं 2024 में भी ऐसे वाक़यात हमने देखे हैं, और उससे पहले भी बात करें 23, 22, 21 में लातादाद ऐसे वाक़यात हैं, बिलखुसूस जो अंदरून सिंध से लोग आते हैं, मुकामी होते हैं, गैर मुकामी होते हैं, वो इस तरह की वारदातों में मुलव्वस होते हैं। लेकिन अब जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ चुका है, और जो डकैत हैं, जो चोर हैं, वो अगवाकार हैं, वो अब टेक्नोलॉजी का बाकायदा इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। और कितना गैर अखलाकी अमल है। फुटेज भी आप देखेंगे किस तरह से इन लोगों को बांधा हुआ है। ये कोई जानवर नहीं हैं, ये कोई भेड़ बकरे नहीं हैं, ये इंसान हैं। और हम लोग मतलब ये इतना, अगर कोई और मुल्क होता तो फ़ौरन कार्रवाई शुरू हो जाती कि किस तरह से जंग आलू जंजीरों से बांधा पर वो हाथ जोड़ रहे हैं। ये गैर अखलाकी चीज़ें हैं, गैर मतलब हम कहाँ पर खड़े हैं, हम दुनिया को फतह करने की बातें कर रहे हैं, और हमने अपने मुल्क में हम लोगों की आसानियों के लिए क्या काम कर रहे हैं। बड़ा चांद पे पहुंच गए हैं और हम जो है इन्हीं मसाइल में गिरे हुए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस केस में पूरी लग रही है कि जो डाकू हैं कच्चे के इलाके में मौजूद है, इंटरनेट की सर्विस उनके पास है, जदीद असले से वो लेस हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने आपको वीडियो भेज दी, लेकिन आपको आप ये देखें ज़रा, ना अहली देखें हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की कि वो जो है जदीद टेक्नोलॉजी का यूज़ करते, वो अभी तक उनका सुराग नहीं लगा पाए। और 2 जनवरी को ये वाक़या पेश हुआ था, अभी तक इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई, किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, ना ही बच्चों की बाजियाबी के लिए कोई चीज़ें सामने आई हैं। आप थानों की हालत अगर सना कभी विजिट करें अंदरून सिंध, मेरा तो आना जाना लगा रहता है, वहाँ पर थाने आपको जैसे शहर में ऑपरेशन नज़र आते हैं, इस तरह के ऑपरेशनल थाने नहीं होते हैं। और थानों की हालत भी आप देखें, वहाँ पर अमला तो दूर की बात, प्रॉपर कुर्सियाँ बैठने की नहीं होती हैं, और किस तरह से वहाँ काम चल रहा होता है, तो वहाँ हालात आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है। लेकिन हमने अभी चीज़ों को सही करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम अपनी चीज़ों को दुरुस्त नहीं करेंगे, अपने गिरबान में नहीं झाँकेंगे, तो हम अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए कोई काम नहीं कर सकते। अगर ये बिल्कुल, बहरहाल हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द इन बच्चों की बाजियाबी हो जाए, वो अपने वालिदैन से जा मिले, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स का हाल बहुत बुरा होगा। ज़ाहिर है वो उनके लगते जगह उनके बच्चे हैं और वो इतने दिनों से अगवा हुए में, और फिर फुटेज भी उन्होंने देख ली है, और फिर उनको जाहिर सी बात है उनकी जान के लाले पड़े में, तो ऑब्वियसली एक नेचुरल सी बात है कि पेरेंट्स का बहुत बुरा हाल होगा। बहरहाल हम दुआ गो हैं कि जल्द से जल्द इन बच्चों की बाजियाबी हो सके। नाज़रीन, आपको एक और इसी तरह का वाक़या बताते हैं, बड़ी अफसोस से बताना चाह रहे हैं, कराची से ही, नॉर्थ कराची का नन्ना सारे में 1 हफ्ते से लापता है।
पुलिस की भर्तियां भी जारी हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा। केस की तफ्तीश AVC को मुंतकिल कर दी गई। AVC एनी शाहिदीन की मदद से मुल्ज़िमान की तलाश उन्होंने शुरू कर दी है। सारिम अपार्टमेंट में पढ़ने के लिए निकला मगर वापस घर नहीं आया। उनके वालिद का ऐसा कहना है। सारिम की गुमशुदगी का मुकदमा वालिद की मुद्दत में थाना बिलाल कॉलोनी में दर्ज किया गया। लाइट ना होने के बाद CCTV फुटेज भी हासिल नहीं की जा सकती है। ये अलमिया है कराची शहर का, जो कि आपका इकोनॉमी हब है। यहाँ पे इतने ही मसाइल का गढ़ बन चुका है कि यहाँ पे आप देखें CCTV फुटेज कैमरास लगाने का, नस्ब करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उस इलाके में उस वक्त लोड शेडिंग हो रही थी, तो इस पर कोई फुटेज हासिल नहीं की जा सकी। लेकिन बहरहाल इस पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ शयान अली। शयान, अब बताइएगा कि ये नन्ना सारिम जो है 1 हफ्ते से लापता है, पुलिस अभी तक नाकाम है और पुलिस में इतनी भर्तियां भी हो रही हैं, लेकिन किस काम की भर्तियां हो रही हैं जब वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे? बच्चे की बाजियाबी अभी तक नहीं हो सकी है। जी सना, देखें, कल मैं आपको बताऊं कि कल मैं उनके घर पे गया था कवरेज करने। उनसे जब मुलाकात हुई तो उनकी वालदा का ये हाल था कि नन्ना सारिम 7 साल है और तकरीबन 8 रोज गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी बच्चे का कोई सुराग ना मिल सका, जिस पर जो उसकी वालदा सिसकियां मारती रो रही थी। वालिद की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और बड़ी मुश्किल से जो है ना हमने उनसे बातचीत की, इंटरव्यू लिया उनसे और हमने कोशिश की कि इस बच्चे की जो है आवाज आगे तक पहुंचाए ताकि इस बच्चे को जल्द से जल्द बाजार कर सकें। चैनल 5 ने जो है पूरी भरपूर कोशिश की और अभी तक जो है हम लोग इनके साथ राब्ते में हैं कि इनके जो है कवरेज कर रहे हैं और दुनिया तक जो है इनके मैसेज पहुंचा रहे हैं, इनके वालिद वालदा के मैसेज पहुंचा रहे हैं ताकि बच्चे को जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए। सारिम को 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, जबकि उनके वालिद वालदा का कहना है कि पुलिस जो है इस पे कहीं ना कहीं तेजी से काम करते नजर आ रही है। तमाम तर फ्लैट्स को भी चेक कर दिया गया है, उसके साथ साथ जो है वहां पे फ्लैट के बाहर जो खड़ी हुई गाड़ियां हैं उनको भी जो है बार बार चेक किया जाता है। उसके साथ साथ जो इलाके में जो गटर लाइन बिछी हुई है उसको भी चेक कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं नादानी में जो है बच्चा गिर जाता है और इस तरह का वाकयात भी जो है काफी दफा रिकॉर्ड किए गए हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं गटर में नाले में गिर जाते हैं, उसके बाद मालूम होता है। तो वो भी तमाम तरह जो है चेकिंग कर ली गई है। इसके बाद जो है पुलिस की जानिब से जो है ये केस AVCC को जो है ट्रांसफर कर लिया गया है ताकि मजीद जो है इस पे तफ्तीश की जाए। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो कल इनके वालिदैन ने मुझे ये बताया है कि कई बार इस वाकये को जब सोशल मीडिया में, न्यूज चैनल्स में जब ये हाईलाइट किया गया तो कुछ इस तरह के लोग भी यहाँ पे मौजूद है जो कि इस वारदात का, इस कार्रवाई का जो है फायदा उठाते हुए इनसे जो है जालसाजी की कोशिश कर रहे थे कि कुछ मुख्तलिफ कॉल्स आई हैं जिनमें जो है रकम मांगी जा रही थी। कहा जा रहा था कि हमें जो है हमें पता है बच्चे के डिटेल्स और कहाँ है क्या है, आप जो है हमें रकम भेजिए। इस तरह की एक कॉल आई थी जिसपे जो 20,000 मांगे जा रहे थे और जब इन्होंने या बच्चे की जो शनाख्त के बारे में सवालात किए तो पता चला कि जहां से कॉल आई थी वो मुल्तान का कोई शहरी था और मुल्तान से कॉल की गई थी और जब पुलिस ने उनसे राब्ता किया तो उसकी जानिब से माफी मांगी गई। कहा गया था कि मुझे नहीं पता था कि ये मामला इतना सीरियस है और मैं माफी चाहता हूं, तो उसको जो है इस तरह छोड़ दिया गया। ताहम गुज़िश्ता रोज ये भी बताया जा रहा है कि आप बैनुल अक़वामी एक व्हाट्सएप नंबर से जो है इनको कॉल आई थी और 5 लाख रुपए जो है तावान की कॉल आई थी, मैसेज आया था। उस पर मैसेज में कहा जा रहा है कि आप जो है वो हमसे कोई सवाल ना करें, जो जैसा हम कर रहे हैं वैसा करें, वरना जो है आपको इसका बड़ा नुकसान पहुंचेगा अगर आपने कोशिश की कोई चालाकी करने की या किसी को बताने की। उस हिसाब से जो इनको धमकियां दी जा रही हैं और बैनुल अक़वामी जो है एक बैंक अकाउंट भी फराहम किया गया है। वालिदैन की जानिब से कहा जा रहा है कि वो तमाम तर जो डिटेल्स है वो हमने पुलिस को फराहम कर दी। पुलिस जो है वो कोशिश करते नजर आ रही है और वो मुकम्मल तौर पे जो इनके साथ तावन भी कर रही है और इस वक्त भी जो है सिलसिला जारी है। जबकि गुज़िश्ता रात जो है गवर्नर ने भी इस चीज का नोटिस लेते हुए इनके घर भी गए थे, इनकी रिहाइश गाह में, और इनसे मिले थे। इस वक्त जो है वालिदैन का बुरा हाल है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर बच्चे को जल्द से जल्द बाजियाब ना कराया गया तो वो SSP सेंट्रल के ऑफिस के बाहर जो एहतजाज करेंगे वो वहां पे बैठे रहेंगे जब तक उनके बच्चे नहीं मिलेंगे, क्योंकि सर्दियों के दिन है और ना जाने बच्चा किस हाल में होगा, क्या कंडीशन होगी, क्योंकि ठंडी रातों में जो है ना उसने कोई इस तरह के कपड़े पहने हुए थे। उसकी वालिदा की जानिब से कहा जा रहा था कि बच्चे को जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये जिम्मेदारी ना सिर्फ पुलिस की जबकि इसके साथ साथ जो मीडिया और दीगर शयान ये बताइए कि शहरियों की भी है कि बच्चे को जहां देखें और इस तरह जो है कोशिश की जा रही है कि बच्चे को बाजियाब कराया जाए। शयान ये बताएं कि IG सिंध तक ये मामला गया है, उनकी क्या पेशरफ्त हुई है और हुकूमत सिंध की जानिब से किसी मुस्तनद ज़राए अगर बता दें आपको या कोई महकमा बता दें या किसी मिनिस्टर का नाम बता दें कि उन्होंने इस बारे में कोई बात की हो, क्योंकि गवर्नर के हिसाब से तो उन्होंने अपना इखलाक दिखाया है और माशाल्लाह गवर्नर सिंध हर जगह पेश होते हैं पाकिस्तान के या सिंध के जो भी हालात होते हैं।
आईजी की तरफ से बताएं कि इस मामले पे क्या नोटिस लिया गया है, और सीएम सिंध की जानिब से बताएं कि उनकी तरफ से कोई नोटिस लिया गया है या नहीं। हाँ जी, देखिए बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। गवर्नर सिंह जो है काफी हमें इस बात में जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस तरह के वाकयात पेश आते तो वो पहले खड़े होते हैं, और इस वाकये में भी सबसे पहले अभी हमें गवर्नर नजर आए। तमाम जो आप बात करें सिंध हुकूमत की सिंध हुकूमत की आला क़यादत की, तो उसमें से जो है कोई भी अभी तक इस तरह का नुमाइंदा हमें नजर नहीं आया। ना उनकी जानिब से नोटिस लिया गया, ना ही ऐसा कोई बयान दिया गया है बच्चे के हवाले से। मगर जो है गवर्नर सिंह कल खुद जाती तौर पर गए थे वहां पर, उनके फ्लैट पे उनके वालिदैन से मुलाकात की, और उन्होंने भी जो यकीन दहानी कराई है कि मैं पुलिस को जो फोर्सेस है उनको भी जो है मैं हिदायत जारी करूंगा हूं कि बच्चे को जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए। अब कोशिशें लगी हुई हैं, मगर जो है अब तक कोई सुराग ना मिल सका, जिसपे वालिदैन की जानिब से कहा जा रहा है कि जितना जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतना उतना जो है उनकी हालत जो खराब होती जा रही है, क्योंकि वो कह रहे थे कि दूसरे नंबर पे इनका बच्चा था और काफी समझदार था, काफी वालिदा वालिद के साथ अटैचमेंट थी, मदरसा पढ़ने के लिए निकला था, वापस ना आया। जिसपे जो कहा जा रहा है कि बच्चा जो है कहीं भी अपार्टमेंट से बाहर नहीं जाता था कभी भी। अपार्टमेंट के अंदर से इस तरह का वाकया पेश आना बड़ा तफ्तीश की बात है, और इस पे जो तफ्तीश मजीद भी बढ़ानी चाहिए। जबकि पुलिस की जानिब से जो है जिस मदरसे में बच्चा पढ़ने गया था उस मौलवी साहब को भी जो है उसका भी बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है, और कहा जा रहा है कि जिस वक्त ये वाकया पेश हुआ था उस दौरान जो है वो लाइट नहीं थी। गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस जो है तमाम तरह सीसीटीवी जो है बंद थे, उनकी रिकॉर्डिंग ना हो सकी, जिसकी वजह शयान सीसीटीवी फुटेजेस कहाँ, सीसीटीवी जो थे वो कहाँ के बंद थे? बिल्डिंग के बंद थे या पूरे इलाके के बंद थे? क्योंकि इस बात में थोड़ा सा इबहाम है। अगर इलाके की लाइट नहीं थी लेकिन सीसीटीवी जो है वो तो चलते हैं, और हर जगह सेंट्रलाइज कनेक्शन थोड़ी होगा। अगर गली मोहल्ले की बात की जाए या सड़कों की बात की जाए या गिरदनवा या अतराफ की बात की जाए, वहां से फुटेज का असूल तो बआसानी निकाला जा सकता है। हाँ जी, देखिए वो कह रहे हैं कि जब हमने इनसे बात की, मालूम किया, तो फैमिली की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वैसे तो इस इलाके में जो है वो लाइट नहीं जाती थी क्योंकि उनकी बिलिंग पूरी है, मगर कुछ रोज हो गए शुरू जब से जो है लोड शेडिंग इन्होंने गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू की है, जिसमें कोई टाइम टेबल इनकी जानिब से जो है बताया नहीं गया कलेक्टर की जानिब से। और जिस दिन ये वाकया पेश आया उस दिन भी जो है लाइट गई थी, जिसका फायदा उठाते हुए बच्चे को जो है मुबैना तौर पर अगवा किया गया है। और फैमिली की जानिब से यह भी कहा गया है कि जिसने बच्चे को अगवा किया उसको पूरी तरह जो है टाइमिंग का पता था कि आज इस टाइम पे लाइट जाएगी, उसके बाद जो है उसने इसका फायदा उठाया है। और अगर लाइट होती तो, क्योंकि जब लाइट गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी थी तो किसी ने वहां पे जनरेटर भी नहीं चलाया, जनरेटर चल रहा होता तो कम से कम सीसीटीवी कैमरे जो वो रिकॉर्ड कर रहे थे। बैकअप में कोई चीज ऐसी नहीं थी जिसकी वजह से कोई क्लू नहीं मिल रहा। जबकि कहा जा रहा है कि काफी हद तक जो है इलाके में अपार्टमेंट के बाहर की बात करें तो वहां पे भी लाइट नहीं थी, और इसकी वजह भी ये एक बन सकती है कि लाइट ना होना भी जो है ना जो अगवाकार है उसने भरपूर इस चीज का फायदा उठाया। शयान, अच्छा ये बताइएगा कि बच्चा जो है, जैसे कि आपने कहा कि वो मदरसे में पढ़ता था, बच्चा ऑब्वियसली बहुत छोटा है, 7 साल उसकी उम्र है, जो मदरसे जाता था तो उसके क्या फ्लैट से उसके कोई और दोस्त भी थे जो मदरसे जाते थे, और क्या वो मदरसे तक पहुंचा? जैसा आपने कहा कि पुलिस की जो उनके जो मोहल्ले में उनसे भी बात हुई है, जो उनके उस्ताद थे, तो उनका क्या कहना था कि बच्चा मदरसा पहुंचा था या मदरसे से वापसी भी उसका अगवा हुआ है? और अगर इलाका मकीन है जो इस बच्चे के साथ उनके बच्चे पढ़ने जाते थे, उनसे कोई बातचीत हो सकी, उन्होंने कुछ बताया, किसी ने किसी को देखा, किसी मशकूक अफराद को? हाँ जी, देखिए वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बच्चा जो है अपने भाई और उसके साथ जो दोस्त थे छोटे, वो भी तमाम तरह लोग जो मासूम ही थे, वो लोग जो है मदरसे तो गए थे, तमाम जो है मदरसे की वापसी में कहा जा रहा है कि वहाँ पे मौलवी साहब की जानिब से बच्चे से बात भी की गई थी, और कुछ गिलफ्स वगैरह वहाँ पे गिर गए थे तो वो उठाने को कहा गया था। उसके बाद से जो है मालूम नहीं हो रहा कि बच्चा कहाँ गया, क्योंकि एक तो लाइट भी नहीं थी, दूसरा ये कि तमाम तर बच्चे जो है वो मासूम थे, छोटे थे, उनको नहीं पता ज्यादा कि कौन क्या और किस तरह का ये वाकया हो सकता है, क्यों बुला रहा है, क्योंकि तमाम तर लोग जो है, अगर कारी साहब की बात करें तो वो भी अपार्टमेंट के अंदर ही मदरसा बना हुआ है, तो तमाम तर लोग जो एक दूसरे को जान पहचान होती है तो इस तरह भरोसा किया जाता है। तो अब ये बड़ा वो हो रहा है जिसपे पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि मदरसे के जो कारी साहब है उनसे बार बार तफ्तीश की जा रही है, बार बार जो है उनके बयानात भी लिए जा रहे हैं,
और उनको भी जो है अभी तफ्तीश में रखा गया है। और इस तरह जो है तमाम तर दीगर जगहें, जिस तरह मैंने बात की थी कि तमाम तर जो कपड़े में लपटी हुई गाड़ियां वहाँ पे खड़ी हुई है काफी अरसे से, वो या फिर जो है प्लेटों की, और उसके साथ साथ जो है पुलिस का ये सिलसिला बार बार जारी है। आधी रात को भी आते हैं, इलाका मकीन की जानिब से कहा जा रहा है कि आते हैं और प्लेटों की चेकिंग की जाती है। जबकि इसके साथ साथ जो है तमाम तर जो गटर लाइन है उसको भी गुज़िश्ता रोज चेक कर लिया गया कि कहीं बच्चा किसी गटर में गिर तो नहीं गया। इस तरह जो ये सिलसिला इस वक्त भी सर्चिंग का जारी है वक्फे वक्फे से। शयान, आपने कहा कि लाइट नहीं थी जिसकी वजह से लोग देख भी नहीं पाए, तो किस औकात में वो बच्चा गया था? उसके मदरसे के टाइमिंग क्या शाम के थे कि अंधेरा हो चुका था? क्योंकि अगर दिन के औकात में अगर हुआ है ये वाकया, तो कोई भी मुश्तबा अफराद या कोई मशकूक अफराद अगर होता है तो अब गली मोहल्ले में लोग काफ़ी अटेंटिव रहते हैं, देख रहे होते हैं, क्योंकि बच्चा चूंकि बहुत छोटा था। तो ये औकात बताइएगा कि किन औकात में ये वाकया रूनुमा हुआ है? हाँ जी, औकात का वक्त अगर बताएं तो कल इनके वालिदैन यही कहते कि दोपहर का वक्त था, जिस वक्त जो है अमूमन लोग अपने दफातर में होते हैं और अपने स्कूल यूनिवर्सिटी जहाँ भी जाना होता है वहाँ पे मसरूफ होते हैं, और इलाके में जो है वो एक सन्नाटे की तरह उस टाइम पे जो है वो छाया हुआ होता है। और उस दौरान जो ये वाक़या पेश आया है कि मदरसे में के लिए निकले थे, मदरसे की छुट्टी भी हो गई थी, उसके बाद जो है जाके चेक किया है तो तमाम तर बच्चे वहां से गए हुए थे, जबकि अभी भी मौलवी साहब जो है मदरसे में मौजूद थे और दीगर जो बच्चे थे उनकी छुट्टी हो चुकी थी। सारिम जो है वो वापस नहीं आया। कहा गया कि इब्तदाई तौर पर जो है 15-20 मिनट तक खुद ही अपनी तौर पर जो है वहाँ पे सर्च किया गया, ढूंढा गया इधर उधर कि शायद किसी रिश्तेदार के घर हो, शायद किसी दोस्त के पास चला गया हो। ढूंढते रहे, मगर मालूम ना होने पर जो है सारिम के वालदा की जानिब से जो है वालदा को इत्तला की गई। वालदा जो वालिद जो है वो जनरेटर के मैकेनिक बताए जा रहे हैं, वहाँ पे करीब में कहीं जनरेटर का काम करते हैं। तो उनको जब बताया गया तो उनकी जानिब से जो है फिर पुलिस को बताया गया। उसके बाद जो है इसका मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है पुलिस भी हरकत में आई और पुलिस की जानिब से भी सर्चिंग का अमल अब तक जो है वो इस तरह वक्फे से जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शयान, आपने अपडेट किया इस केस के हवाले से। बहरहाल एक अफसोसनाक वाक़या कराची के शहर में रूनुमा हुआ है। 7 साला बच्चा सारिम जो कि अगवा हुआ 2 जनवरी को, और अभी तक ताहाल वो बच्चा बाजियाब नहीं हो सका है। वालिदैन की हालत भी अबतर है। हम दुआ गो हैं कि जो है पुलिस कामयाब हो सके और इस बच्चे की बाजियाबी करा सके। और आपको अब बताते हैं कराची शहर के हवाले से, कराची के शहर में ठंड हवाओं ने डेरा डाल लिया है। बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो गया है और मज़ीद इस हवाले से हमें बताएंगी तूबा। जी तूबा, बताइएगा कराची में मज़ीद शदीद ठंड हवाओं ने डेरा डाल लिया है, बड़ी ज़बरदस्त ठंड हवाएं चल रही हैं, क्या कहेंगे आप? कराची में तेज़ हवाओं के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि अगले 3 से 4 रोज़ तक इसी तरह तेज़ हवाओं के साथ सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा देखा जाएगा। जबकि आज दर्जा हरारत जो है वो सिंगल डिजिट तक जाने का इम्कान है, जबकि 17 जनवरी से कराची में मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला जारी होगा, जिसके बायस जो है कराची में काफ़ी मौसम जो है वो ठंडा और सर्द महसूस किया जाएगा और तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी होगा, जिनकी रफ्तार 20 से 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हो सकती है। अगर मैं बात करूं इस वक्त कराची के मौसम की, तो इस वक्त भी कराची में जो है सर्दी की लहर बरकरार है, जबकि पारा जो है वो इस वक्त तक 11 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि आने वाले अगले 24 घंटों के दौरान जो है वो मौसम इसी तरह सर्द और खनक रात महसूस की जाएगी। जबकि इस वक्त भी कराची का जो मौसम है उसमें काफ़ी सर्द हवाओं के साथ सर्द मौसम महसूस किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है वो कहीं कहीं देखा जा रहा है कि हल्की हल्की धूप का भी राज है, मगर साथ ही साथ तेज़ हवाओं का भी राज है। इस वक्त अगर मैं बात करूं दर्जा हरारत की, तो इस वक्त जो कराची का दर्जा हरारत वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 50% रिकॉर्ड किया गया है। जबकि समंदरी हवाएं जो है वो इस वक्त तक 21 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जारी है। जैसे कि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई कि आने वाले वक्तों में कराची का मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा और सर्द महसूस किया जाएगा। तो कराची वालों को होशियार किया जाता है कि वो अपने स्वेटर गर्म कपड़े तैयार कर लें और लेडीज़ जो हैं वो अपनी शॉल्स बाहर निकाल लें, क्योंकि कराची का मौसम जो है मज़ीद जो है वो ठंडा महसूस किया जाएगा। और साथ ही साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये हिदायत दी गई है कि जो आवाम है वो अपने गर्म कपड़े तैयार कर लें और साथ ही साथ जो है एहतियाती तदाबीर भी इस्तेमाल करें। जी बहुत शुक्रिया दुआ गफ़ार आपका, आपने बड़ी तफसील से बताया कराची के मौसम के हवाले से। आपके मुताबिक कराची का रुख जो है समंदरी हवाओं ने भी कर लिया है, बड़ी तेज़ जो है शॉल निकालने दुआ गफ़ार ने कहा है।
बिल्कुल, ठंड हो शॉल्स गई है, निकालने, अब ठंड आप हो गई है। खवातीन शॉल निकाल लें और हाथों में नहीं डालनी, उसको ओढ़ना ओढ़ना भी। है। ये मुझे बताएं कि सना क्या चक्कर है कि नहीं, खवातीन प्रॉपर शॉल्स को नहीं कैरी करती, देखिए वो हाथ हमें में अच्छी शॉल्स लेते हैं ना महंगी महंगी, तो उसकी भी आपने ब्रांडिंग एक तरीके से करनी है। अपने ड्रेसेस भी इतनी मेहनत से इतने महंगे ड्रेसेस बनाए थे तो उसको भी दिखाना होता है। तो असल में हम बेचारी खवातीन जो है ना वो फैशन की मारियाँ होती अच्छा। हैं। और स्वेटर तो वो मैंने बहुत कम देखा है, खवातीन अब स्वेटर्स नहीं ले रही होती बिकॉज वो कपड़े का काम जो है नहीं, वो अच्छा छुप मैं आपको बताऊं, हाँ। मैं अगर अपनी ज़ात की बात करूं या मैं अपनी फैमिलीज में बात करूं, मेरे दोस्त अहबाब में बात करूं, तो जो खवातीन है ज़्यादातर जो अगर वो स्वेट का मटेरियल होता है जो वेलवेट जिसे कहते हैं, उसके अगर जैकेट्स या स्वेटर्स हों तो वो तो आप वेयर कर लेते हैं फिर भी। लेकिन जो ऊनी होता है उससे, क्योंकि मुझे भी एलर्जी है, तो वो एक रीज़न ये भी होता है कि हम स्वेटर्स नहीं वेयर करते। लेकिन बहरहाल वो फैशन भी होता है हाँ, कि हमें अपने असल कपड़े बात यही है दिखाने कि वो होते फैशन हैं। होता है। बहरहाल अब मौसम बड़ा जनाब मज़ेदार हो गया है कराची शहर का, और हमने सुबह भी बात की थी प्रोग्राम के आगाज़ में, और उसकी वजह से कुछ तबीयतें भी नासाज हो रही हैं। अभी रोहिल भी बीमार पड़े हुए थे, उससे कबल मैं बीमार पड़ी हुई थी, और हर घर की कहानी बनी हुई है, नज़ला खांसी ज़ुकाम। लेकिन आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, मौसम को एंजॉय कीजिए, लेकिन अपनी सेहत को इग्नोर नहीं करना है। अपने बचाव के लिए जो कुछ भी आप अच्छी ग़िज़ा ले सकते हैं कोशिश कीजिए, ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल रखिए, जो प्रिजर्व चीज़ें हैं उसको अदरक अवॉइड बहुत करें। अच्छी है, चाय के अदरक साथ बहुत, अदरक बिल्कुल लीजिए। अदरक और वो सिनेमन स्टिक्स यानी दालचीनी जिसे कहते हैं, उसका आप इस्तेमाल रखें, कहवा बना के पिएं, तो वो आपको सर्दी में आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा, और आपके फ्लू और कफ में भी आपको ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। तो जनाब ये था आज का हमारा प्रोग्राम, और उम्मीद है आपको आज का हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, और कल फिर हाजिर होंगे आपकी इंशाल्लाह। खिदमत में कुछ नई स्टोरीज के साथ, कुछ नए टोटकों के साथ। तो जब तक के लिए मुझे और रोहेल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।